मंडी बहाउद्दीन के एक अदालती फैसला ने न सिर्फ जिला मंडी बहाउद्दीन बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया, इंतजामिया और वकला के पूरे निजाम को ही तब्दील करके रख दिया। रात को डीओ अब्दुल जब्बार साहब को डीसी साहब ने टेलीफोन किया। अल हिजाज न्यूज से मैं हूं आकाश न्याजी। मंडी बहाउद्दीन के एक अदालती फैसला ने न सिर्फ जिला मंडी बहाउद्दीन बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया, इंतजामिया और वकला के पूरे निजाम को ही तब्दील करके रख दिया। अचानक एक फैसला आया जिसमें राव अब्दुल जब्बार ने एक फैसला, जो कि कंज्यूमर कोर्ट के जज थे, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और एसी मंडी बहाउद्दीन की गिरफ्तारी का न सिर्फ हुक्म दिया बल्कि उन्हें हथकड़ियां भी लगवा दी और उन्हें 3-3 माह की सजा सुना दी। इस 3-3 माह की सजा के बाद जिला मंडी बहाउद्दीन जो है वो जंगो अदल की जो थी एक फजा वहां पर नजर आना शुरू हो गई, जिसके बाद वहां के हालात भी खराब होना शुरू हो गए और इसके बाद कुछ वाकयात वकला के हवाला से भी पेश आए। आज हमारे साथ साबिक सदर चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या पहले तो ये सारा वाकया क्या था, ये वाकया भी इनसे जानते हैं और इस वाकया के बाद क्या कुछ होता रहा है। आज हम आपको मंडी बहाउद्दीन के उस प्लाट पर जिस पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया गया था, वहां से लेकर इस प्लाट के जो फैसला था वहां तक की कहानी सुनाएंगे। हम आपको बताते चलें कि महकमा अनहार का एक मुलाजिम, उसके प्लाट सरकारी तौर पर अलॉट हुआ, जिसने बाद अज़ा जो कंज्यूमर कोर्ट के जज थे राव अब्दुल जब्बार, उनको दरखास्त दी कि उनके प्लाट पर जो है किसी और सरकारी जो अहलकार है, जो टीचर बताया गया था, उसका कब्जा करवा दिया गया है। इल्जाम लगाया गया डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन पर, तारक अली बसरा पर, तो जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर दिए डायरेक्ट ही डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को। जिसके बाद उनके पहले एक क्लर्क को बुलाया गया, तो उस क्लर्क को भी वहां पर गिरफ्तार करवा दिया गया। मगर इसके बाद जो ही नोटिस मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और एसी मंडी बहाउद्दीन वहां पर पहुंचे, तो वहां पर यह भी नजारा देखा गया कि उन्हें हथकड़ियां लगवा दी गई। अवाम की तरफ से तो इस फैसला को बेहद सराहा गया, मगर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और वकला बरादरी की तरफ से और जी शौर तबका की तरफ से इसको मजम्मत भी की गई। जी हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात बार के साबिक सदर चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट। हम इनसे जानेंगे को इस बारे में क्या कहते हैं। गोरसी साहब, ये एक बहुत ही डिफरेंट वाकया था। अवाम ने तो बहुत सराहा कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है गिरफ्तार हो गया, फना हो गया, लेकिन जब इस वाकया के बाद बात वकला बरादरी तक पहुंच गई और वकला बरादरी की तरफ से इसके कोई आईनी और कानूनी तकाजे भी सामने आना शुरू हो गए कि क्या एक कंज्यूमर कोर्ट का जो जज होता है उसे इख्तियार होता है कि वो इस तरह का फैसला करे कि एक तो डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी करे और दूसरा उसे गिरफ्तार भी करवा दे, या गैर कानूनी जो अलाटमेंट है उसके हवाला से एक प्लाट लेकर दूसरे के हवाले कर दे। कंज्यूमर कोर्ट क्या है? इसमें मैं समझता हूँ इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करें। पहले तो जो वाकयात हुए उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसका तज्जिया करेंगे कि किसने क्या रोल अदा किया और किसने क्या रोल किसको अदा करना चाहिए था। ठीक हो गया। हुआ क्या, जब नोटिस जारी हुए तो इनका जो लिटिगेशन ऑफिसर था एसी साहब और डीसी साहब की तरफ से, वो अदालत में पेश हुआ। ठीक है। पेश होकर उस लिटिगेशन ऑफिसर ने जो तरीकाकार इख्तियार किया अदालत में, जो रवैया, जो क्लर्क राणा महबूब था, राणा महबूब, ठीक है, उसने जो रवैया अदालत के साथ रवा रखा, ठीक है, उसके रद्द अमल के तौर पे, ठीक है, जो है वो एसी और डीसी को सजा तलब किया गया। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ आते हैं। जब इनको तलब किया गया तो रात को डीसी साहब ने जब
सेशन जज, कंज्यूमर कोर्ट जो होती है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल के जो जुडिशल ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, प्रिजाइडिंग कंज्यूमर जज, उनको राव अब्दुल जब्बार साहब को डीसी साहब ने टेलीफोन किया। जो आम आपने वो फिक्रा काफ़ी मशहूर हुआ है कि तारक बोलदा पिया की मसला हो गया है, इस तरह पे वो बात यहाँ से शुरू हुई। जज साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि आप भी सुबह तो इन्हें अदालत में, आपको भी नोटिस जारी हो चुका है तो सुबह अदालत में पेश हो। वो अदालत में पेश हो गए। प्रेसिडेंट बार जो हैं वो भी प्राइवेट जो साथ पार्टी थी उनका वकालतनामा जो उन्होंने दिया कोर्ट में, और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इसको एडजर्न कर दें। लेकिन उस दौरान कोर्ट के साथ गुफ्तगू में को आर्श टाक हुई। ये माहौल क्रिएट होने के दौरान जज साहब ने एसी और डीसी को 3 माह की सजा सुना दी। अच्छा सर, एक यकदम इतने बड़े अफसरान को पाकिस्तान की तारीख में कम से कम पहली दफा ऐसा हुआ कि वो तौहीन अदालत किस मद में, वो टेलीफोन करने की मद में तौहीन अदालत बन गई। वो तौहीन अदालत क्या थी? मैं इस बात पे आता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसकी थोड़ी सी तफसील में, ठीक है। जब एसी और डीसी को तौहीन अदालत के तहत 3 माह की सजा सुना दी, प्रेसिडेंट बार के साथ क्रॉस टॉक इनकी हो चुकी थी, और जज साहब ने प्रेसिडेंट बार जो है मंडी बहाउद्दीन, उनको भी कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया। ठीक है जी। इस दौरान सेक्रेटरी बार जो हैं वो उनके साथ चंद वकाला जज साहब से मिले। उन्होंने कहा कि जज साहब, आपने एसीडीसी को जिस तरह तलब किया है या जो भी सज़ा सुनाई है, इस मामले में हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मैनेज किया जाए। मामलात इस तरह हो गए, अब प्रेसिडेंट को भी कंटेम्प्ट नोटिस हो गया है। इस तरह की डिस्कशन हुई सेक्रेटरी बार की। ठीक है। अब एक एसीडीसी को सजा हुई, प्रेसिडेंट बार को कंटेम्प्ट नोटिस हुआ, सेक्रेटरी बार जो है वो इस तरीके से गए। तो जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर राव अब्दुल जब्बार थे, उन्होंने अपने आर्डर में सेक्रेटरी बार को भी मेंशन किया कि सेक्रेटरी बार जो है वो अदर पार्ट पे हैं। ठीक है। मीनिंग बाय देयर कि वो प्रेसिडेंट से अदर पार्ट पे हैं, दूसरी साइड पे। ये एक सूरत हाल वहाँ वो एक गंभीर मसला पैदा हुआ। इससे आगे क्या हुआ कि एसी और डीसी को डीपीओ को कहा कि अगर एसी और डीसी को आपने गिरफ्तार ना किया, अच्छा, तो आपको भी इसी तरह 228 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पर भी लगेगी। अच्छा सर, एक सवाल कि क्या एक कंज्यूमर कोर्ट के जज के पास इस लेवल के इख्तियारात हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी के अहकामात और उसके बाद डीपीओ को कहता है कि इनको गिरफ्तार करो, अगर गिरफ्तार ना किया देन यू विल आल्सो अरेस्टेड? देखिए, इख्तियारात प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है कंज्यूमर कोर्ट का, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इख्तियारात हासिल हैं। इस बात को आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब बात यहाँ तक आई, क्योंकि बड़ी इसमें ये कह लें इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, मैं समझता हूँ ये टोटल सिस्टम के जो पहलू हैं वो सामने आए कि इसमें सिचुएशन क्या है कि एसीडीसी को जब सजा हुई तो उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में यहाँ बंद करने के लिए वहाँ से अहकामात जारी किए। तो वहाँ एसीडीसी साहब जो हैं उनको लेके आ रहे थे, या उस दौरान क्या हुआ कि जो डीसी हाउस है वो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मामला पहुंचा, डीसी हाउस को सब जेल करार दे दिया गया। मीनिंग बाय देयर कि उन्हें किसी जुडिशियल लॉकअप में नहीं रखा गया, उनको सिर्फ एक कागजी कार्रवाई के तौर पे एक लेटर बनाया गया, सब जेल करार दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये वाकयात दर वाकयात हैं, ये एक सीरीज है। ठीक है, सारी को डिस्कस करना पड़ेगा इसको। अब सब जेल करार दिए जाने के बाद हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब अमीर भट्टी साहब ने
फौरी तौर पर सजा को सस्पेंड किया। अच्छा, सजा सस्पेंड हो गई, सजा सस्पेंड होगी, ठीक है। अब इसको बाद में डिटेल में आएंगे कि क्या इस तरह कॉमन मैन को भी इस तरह सजा फौरी सस्पेंड होकर इंसाफ मिल रहा है। बाद में बातें सारी डिस्कस करेंगे। अब सजा सस्पेंड होने के बाद जब आर्डर, बेसिक आर्डर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब का, राव अब्दुल जब्बार साहब का आर्डर जब सामने आया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रेसिडेंट बार पर भी, सेक्रेटरी बार का को भी मेंशन कर दिया कि ये अदर पार्ट में है। ये एक ऐसा मैसेज था जिसमें बार की तकसीम का मैसेज भी था कि बार तकसीम हो गई है, सेक्रेटरी साहब एक साइड पे हैं, सदर साहब एक साइड पे हैं। अब क्या हुआ, अब ये आर्डर देखकर सेक्रेटरी बार ने अपने दीगर वकला के साथ जाते हैं सेशन जज साहब के पास, राव अब्दुल जब्बार साहब के पास, कि आपने ये क्या किया, ठीक है। इसमें एसीडीसी का उस तरह कंसर्न उस मैटर का नहीं रह चुका था। अब क्वेश्चन बन गया था प्रेसिडेंट बार को कंटेम्प्ट नोटिस, सेक्रेटरी बार का उस आर्डर में मेंशन होना, ये एक नई सिचुएशन अराइज हो गई थी। उस बात पे वहां जो कुछ हुआ, ठीक है, वो आपके सामने है। मैं समझता हूं जो कुछ हुआ उसको हम पसंदीदा फेल नहीं कह सकते, ठीक है। ना उस तरह ना उस तरह होना चाहिए था, ठीक है। ये बात तो वकला के पार्ट पे आ गई। अब अगर इस बात को आप कंसिडर करें, हमने डिटेल इसकी जो ट्रांजैक्शंस हुई, जो एक सीरीज चली वाकयात दर वाकयात की, उसको अब अल्फ से लेके ये तक इसको थोड़ा सा देखें तो आपको इस बोसीदा निज़ाम के, डल्टी निज़ाम के हर पहलू से कपड़ा उठता हुआ नजर आएगा, ठीक है, हर लिहाज से। इसमें मैं समझता हूं जो प्रेसिडेंट बार हो, डिप्टी कमिश्नर हो, या डीपीओ, या सेशन जज, प्रेसिडेंट कंज्यूमर कोर्ट हो, तो एक इंसाफ भी प्रोवाइड करना है और साथ आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मैनेजमेंट है, एक मामलात को सुलझाने की एक सेंस जो वो प्रवेल हो, तो वरना मामलात तो रोजाना बनते हैं। मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट था, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा टच रह गया जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब सेक्रेटरी बार की तरफ से या उन दोस्तों की तरफ से बात बढ़ी, एक ना खुशगवार वाकया हुआ, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसको थोड़ा सा भी डिस्कस करना जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां से ऑफिसर्स की शिफ्टिंग हुई, नए ऑफिसर्स आए, डीपीओ साहब आए, पूरी मशीनरी, पूरी अब क्या हुआ, पूरी मशीनरी, अगर 10 वकला ने किया था, 20 वकला ने किया था, तो उनको देखना था, उनको नॉमिनेट करना था, उनके मुतल्लिक जो लीगली प्रोसीड ऑन किया जाना चाहिए था वो होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, वहां अगर 10 वकला ने किया था तब वहां 100 वकीलों के घरों में छापे पड़े। जी, वहां मैं अब पता चला जैसे आप बता रहे हैं कि वहां एफआईआर दर्ज हुई राव अब्दुल जब्बार साहब की मदयत में, सदर साहब और दीगर जो तमाम थे, और बल्कि बाद अजान जो नए डीपीओ आए, ऑफिसर्स आए, उनकी तरफ से वकला की गिरफ्तारियों के लिए छापों का एक लामुतनाई सिलसिला इस तरह हुआ कि जो बेगना वकला थे जिनका इसमें कोई रोल नहीं था, उनके घरों, उनकी चादर और चारदीवारी को भी फलांगा गया, ठीक है। लिमिट एक अखीर हद तक क्रॉस की गई और एसी और डीसी को अबैटमेंट में, राव अब्दुल जब्बार साहब मुद्दई बनते हैं और अबैटमेंट में एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है। ये सारे वाकयात 1 दर्जन के करीब वाकयात हैं, ये 2 4 3 वाकयात नहीं है, 1 दर्जन के करीब वाकयात है। अब इसको शुरू से पकड़ते हैं। मामला फहमी जो है वो हाँ कोई जज हो, हाँ कोई डीसी हो, हाँ डीपीओ हो या प्रेसिडेंट बार हो,
ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं समझता हूँ, ये पहली जो सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग पॉइंट है, ये होना चाहिए कि इस मामले को किस तरह सुलझाया जाना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, जज साहब के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तलब करने या सजा देने के इख्तियारात हैं। लेकिन ये भी बात, इस पहलू को अगर उन्होंने एसी और डीसी को तलब किया, ठीक है, एसी और डीसी अगर कहते हैं कि जी हमें अगर उन्होंने रियलाइज कर लिया, ठीक है, उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, तो उनके मुतल्लक लीनियंसी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनका रवैया भी उसी तरह था जिस तरह पहले राणा महबूब का था, तो फिर उनको सजा होनी चाहिए थी। अगर प्रेसिडेंट बाहर गए हैं, प्रेसिडेंट बाहर ने जाकर एक कहा कि 1 दिन की या 2 दिन की इसमें एडजर्नमेंट कर दें, ठीक है, मैं प्राइवेट पार्टी की तरफ से ये वकालतनामा देता हूँ, तो जज साहब को इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए था कि एक अदारे के सरबराह आए हैं और ये एक प्राइवेट पार्टी साथ नेक्स है, या कि दो इस तरह इशू इस लेवल पे बन रहा है, तो प्रेसिडेंट बार ने कोई रोल प्ले करने की अगर कोशिश की है तो उसको पॉजिटिव लिया जाए, ठीक है। बेशक उसमें हैशटैग किस तरफ से हुई होगी, इस बात को भी एक साइड पे छोड़ दें। इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस प्रेसिडेंट को देते वक्त थोड़ा सा सोचना चाहिए था। ये पहलू काबिले गौर है, इसमें आप इस बात को एक साइड पे नहीं रख सकते। अच्छा, आप क्या कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुछ एहतराज से तजावुज करने की बात भी जज साहब की तरफ से ऐसा कुछ की, या आप समझते हैं कि आए रोज जिस तरह आप बता रहे थे कि जब मैं सदर था तो इस तरह के वाकयात आए रोज पेश आते थे, लेकिन एडजस्टमेंट जिस तरह हम कहते हैं कि अदलिया, मुकन्ना और वकला के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका फुकदान था क्या? देखिए, इसमें आप कह सकते हैं, वो फुकदान भी कह सकते हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अगर एक अपने उनके पास एक मैटर चल रहा है तो उसको प्रोसीड ऑन करना है, तो उसको खास तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लीनियंसी तो दिखाई जाती है। लेकिन अगर कोई फैसला भी दिया है तो उसमें कोई उन्होंने, मैं समझता हूँ, कोई लिमिट नहीं क्रॉस की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले हैं कि जब अपोलो को किया जाता है तो उसको माफी मिल जाती है, माफी मिल। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखें, अगर एसीडीसी को तलब किया है तो उनको भी इस बात को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था। अना का मसला, ये जिद, ये ताकत जो है, ये ताकत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। उन्हें कंप्लीटली सरेंडर करना चाहिए था। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, ये मैटर बाद में है। जब तलबी हुई है तो उन्हें भी कंप्लीट जो है सरेंडर करना चाहिए था। अब क्या पहलू आया, उन्होंने अपनी अना, एसी और डीसी ने भी अपनी अना और जिद का भरपूर मुजाहरा किया। इससे आगे चलें, चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में जब ये बात आई तो उनको क्या इसमें रूल ऑफ लॉ तो यही था, एसी और डीसी जेल में चले जाते, एक रात अगर उधर रह आते तो क्या हो जाता, क्या क़यामत आ जाती। अगर अदारों को रिस्पेक्ट हमने नहीं देनी, मिल जुल के नहीं देनी, अगर हमारे पार्ट पे कहते हैं कि वोकाला ने लिमिट क्रॉस की है, तो इस पहलू को जरा देखें। एसी और डीसी क्या सब जेल करार दिया जाना इतना ही जरूरी था? एक आम आदमी क्या तो कभी भी आज तक हुआ है? नहीं हुआ। उससे तो नहीं साहब इन्होंने देखें, इन्होंने, मैं इससे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन इस पॉइंट को आप देखें। हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात में लास्ट ईयर 2020 में एक बार एकेडमी एस्टेब्लिश की, इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, पेंशन, ग्रेजुएटी। उसकी बेसिक स्पिरिट ये थी कि हम अपने प्रोफेशनल को ट्रेंड करें, नए आने वाले दोस्तों की जो उनकी ये कह लें सलाहियतों में नखार लेके आए, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि हमें बीइंग एडवोकेट, बीइंग प्रेसिडेंट बार, हमें लास्ट ईयर भी आज भी ये एहसास है कि हमें अपने दोस्तों को और हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है। इस बात, वो एक प्रोग्राम जिसमें चीफ जस्टिस कासिम अली खान साहब के हाथों हमने चेक डिलीवर किए, पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये बार एकेडमी, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान बार की बार में से सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया। मीनिंग बाय देयर कि हमें इस बात का एहसास है।
और वसाइल के ना होने के बावजूद हमने स्टेप लिया और खुद अपने वसाइल क्रिएट किए। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें, अभी जुडिशल एकेडमी जो CSP ऑफिसर्स बनते हैं वो एकेडमी, DPO साहब या पुलिस ने जो रवा रखा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो तरीकाकार अडॉप्ट किया और जिस तरह एपिक्स कोर्ट से इन्हें इंसाफ मिला, ये सारी बातें एक क्वेश्चन पैदा करती हैं कि क्या उन एकेडमीज की ट्रेनिंग, उनकी जो तरबियत है, मैं समझता हूं उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान रेज हुआ है। किसी भी एकेडमी की ट्रेनिंग का पहला जो मेन थीम है, खास तौर पे ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, वो है रूल ऑफ लॉ, कानून की पासदारी। ठीक है, हम भी, मैं समझता हूं हमें बहुत ज्यादा एहतियात की, वकला को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा आगे चले, मैं समझता हूं पूरे इस सारे वाक़े ने जितने इस सिस्टम के स्टेक होल्डर थे, सबसे जो उनके ऊपर एक जो कवर था वो उठा दिया है, इस वाक़े ने उठा दिया है। ठीक है, हमें अपनी अपनी गलतियों का, अपने इस वाक़े में भी कह लें और इससे अलावा अलहदा जरा वाइडर स्पेक्ट्रम में जाएं तो हमें अपनी अपनी गलतियों का इतराफ करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने जिस तरह कहा कि हम अपनी गलती का इतराफ करते हैं, हमसे लिमिट क्रॉस हुई है, आपने इस बात को तस्लीम किया। ठीक है, हमसे लिमिट या हमारे दोस्तों से लिमिट क्रॉस हुई है। क्या सेशन जज साहब ने जो किया, अगर इस तरह अदारों की ये पोजीशन हो तो उन्हें भी सोच समझ के फैसला, जजमेंट का हिसाब बाज मामलात को नहीं बनाना होता। ठीक है, यहां कोई ये कहे, मैं न्याजी साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता हूं, यहां ये कोई कहे, कोई शख्सियत ये कहे पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम में किसी ओहदे पर बैठ के कि हम बड़े दयानतदार हैं, मैं कम से कम कहता हूं इस निजाम में औलिया अल्लाह के अलावा जो लोग भी हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम किसी ना किसी तरह से किसी मसलत का शिकार हैं, इस सिस्टम को तकवीयत पहुंचाने में हिस्सादार हैं, हम दयानतदारी क्लेम नहीं कर सकते। मैं तो अपनी बात करता हूं, ठीक है, और मैं ये समझता हूं कि जब आप किसी सीट पे ऑफिसर हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, हाँ उसकी बुनियाद कहीं तस्बाना रवैया है, कहीं कोई कम्प्लेक्स है, कहीं कोई मफाद है, कहीं कोई मसलत है, तो आप किस तरह दयानतदारी का प्रचार कर सकते हैं? ये इस बात को छोड़िए। अच्छा सर, हम उस बड़े ही तफसील से आपने इस वाक़े के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। एक बड़ा ही मशहूर फिक्रा है कि तेरा अब्बा कोई DC चंग लगे है। इस वाक़े से एक ये बड़ा कंसेप्ट गया, अवाम ने सोशल मीडिया पर राव अब्दुल जब्बार साहब को इंतहा ज्यादा खराजे तहसीन पेश किया कि आपने एक DC को निशान इबरत बना दिया। लेकिन जिस तरह आपने कुछ निशानदेही पहलू की कि ये कोई अनापरस्ती का इशू भी था, कोई इस तरह का, तो क्या अनापरस्ती आनी चाहिए फैसले करते हुए जजेस में, या क्या होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ ये आपने बड़ा शानदार पॉइंट रेज किया है। जब फैसलों की बात हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात हो, तो फिर जाती पसंद नापसंद, गुस्सा या कोई लाइकिंग, इसको इससे बालातार होके फैसले करना पड़ते हैं। ठीक है। जब अना और जिद की बात हो तो मैं यहाँ ये एक ही फिक्रे में इस बात को कंक्लूड करूँगा, और ये किसी सिर्फ जुडिशल ऑफिसर के मुतल्लिक नहीं, ब्यूरोक्रेसी के मुतल्लिक नहीं, पुलिस के मुतल्लिक नहीं, वकला के मुतल्लिक नहीं, बल्कि इसको कंक्लूड करूँगा इस तरह कि यहाँ इस वाक़े में निज़ाम अदल, इंतज़ामिया, पुलिस, बार्स,
ये सब हारे हैं और अना और जिद जीती है। ठीक है, इसको आप क्लियरली इस बात से इस मुनारफ नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अना और जिद की एक जीत हुई है। इसमें कोई दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, एसी हो या डीसी हो या कमिश्नर हो या चीफ सेक्रेटरी हो, उसको रूल ऑफ लॉ के जेरे साया आना पड़ेगा। लेकिन इसका ये बातें हमने बहुत की हैं, निशानदेही की है, क्रिटिसाइज कह लें हो सकता है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल क्या इसका हल क्या है? ठीक है, इस तरह के वाकयात की रोकथाम इसके इस तरह के वाकयात की रोकथाम कैसे है, इसकी एफर्ट किस तरीके से की जा सकती है? ठीक है जी, मेरी इसमें राय है, मैं समझता हूं डायलॉग, मकालमा हमारी सोसाइटी में मरकज से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक देख लें, डायलॉग की कमी है, मकालमे की कमी है। जब एक गलती के तरफ से शुरू हो जाएं, ठीक है, गलती के तरफ से शुरू होके तो एक टेबल पे बैठ के तो डायलॉग करें। ठीक है, खा इसमें लेजिस्लेशन करें, खा इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट हों, कोई भी तरीका है इसका, इस तरह कुछ फोरम बने, इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो बैठ के डायलॉग करें। हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमने किसी वाक़े का किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे मुद्दा डाल के उसको बर्बाद नहीं करना। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आज एक सेगमेंट पे मुद्दा डाल के उसको बर्बाद किया जाएगा तो कल को दूसरे की बारी आएगी, वो कला की बारी आती है तो एक तूफान खड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ वो कला की बारी आती, जब पुलिस की बारी आती है तो फिर भी इसी तरह होता है। ठीक है, आप दूसरे सेगमेंट को देख लें, इसमें इसका वायद हल ये है कि इसकी एक मुनज़्ज़म एक मैकानिज्म बने, उस मैकानिज्म के तहत कुछ अदूदो क़यूद का तयन हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप हर बात में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकते। 10 पॉइंट होते हैं, कन्फ्लिक्ट के 10 पॉइंट होते हैं, तो उसमें 5 पॉइंट पे तो इत्तेफाक हो जाता है। मसलन सबसे बड़ा इत्तेफाक किस पॉइंट पे होना चाहिए, ये मैं एक मैसेज भी दे रहा हूं, एक वार्निंग भी समझ लें। इस पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? इस पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पब्लिक एट लार्ज है। पब्लिक, ठीक है। जब पब्लिक के फंड से, पब्लिक के पैसों से अदारे चल रहे हैं, तमाम अदारे जो है वो पेड भी हैं, पब्लिक एक्सचेकर से फंड्स रिलीज होके उनके लिए सहूलतें, गाड़ियां, बिल्डिंगें, एसी लगे हुए हैं, ठाठ की जिंदगियां गुजार रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा टच फिर दे दूंगा कि वकाला जो हिस्सा हैं, लेकिन अपना बंदोबस्त भी खुद करना है और रूल ऑफ लॉ की जंग भी लड़नी है। कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, जब बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि ये जो स्टेक होल्डर हैं, इन सब की बात करूंगा, जिसमें जुडिशरी, इंतजामिया, लेजिस्लेशन, जो सारे डिपार्टमेंट की बात करूंगा, ये अवाम के पैसे से पाल तो रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब क्या है, अब जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है उसको डिलीवर नहीं हो रहा तो क्या होगा? मैं इनको एक बात कहता हूं, लिख लें, ये उस स्टेक होल्डर के हाथों सब बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, इसको, इस बात को समझ लें, जितना जल्दी हो सके समझ लें और आपस में बैठ के ये तय कर लें कि कुछ ना कुछ अवाम को डिलीवर करें। यही सर्वाइवल की वायद वजह है। सर, आखिरी सवाल आपसे कि जिसका प्लाट था उसे मिल गया, डीसी और एसी को ऊपर से रिलीफ मिल गया,
लेकिन वकला के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसका दी एंड क्या हुआ? क्या खारिज हुआ कि अभी तक उसकी स्टिल पोजीशन क्या है मंडी बहाउद्दीन में? स्टिल पोजीशन वो एफआईआर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ठीक। सारे रेड आज तक हो रहे हैं, ठीक है, मामला उसी तरह जूं का तू है। और जो स्टेक होल्डर इसमें ये समझते हैं कि वकला की जो जो रोल है, मैं दूसरा लफ्ज नहीं, वकला का जो रोल है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी कमी कुताई गलती किसी वजह से उनके हाथ आ जाती है तो वो जितना कसूर होता है वो रूल ऑफ लॉ के तहत, लीगल प्रोसीडिंग के तहत उनको पनिश नहीं किया जाता, बल्कि पब्लिकली करैक्टर असैसिनेशन इस लेवल पे की जाती है कि पूरे अदारे को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ लेट अस आए, ये एक दूसरे पर गलतियों के मुद्दे ना डालें, बोतान तराशी छोड़ें और एक पॉजिटिविटी। मैंने गेन किया है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2020 में, अगर मैं अल्लाह के फजलो करम से मेरी कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान की मदद से, अगर मैं कोरोना ईयर में भी अपनी टीम के साथ डिलीवर करने में कामयाब हुआ हूँ तो उसकी वाहिद वजह यह है, अल्लाह के फजलो करम से, वो वजह ये है कि हर डिपार्टमेंट, हर जुम्मेदार के साथ बैठ के डायलॉग किया है और उसे गुंजाइश दी है और उस गुंजाइश का बदला मुझे भी उसी तरह गुंजाइश मिली है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जिस तरह मंडी बहाउद्दीन में पेश आने वाला जो वाकया था, डीसी मंडी बहाउद्दीन एसी की गिरफ्तारी से लेकर वकला के मुकदमा की एक मुफस्सल तफसील, उसकी दास्तान पहली बार सामने लाई गई और जिस तरह साबिक सदर चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट ने उसके तमाम पहलू पर रोशनी डाली और एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक दलाइल के साथ उन्हें बातें की, तो ये बात सामने आई कि हमारा सबसे बड़ा जो फुकदान है वो है डायलॉग का। कि ये जो वाकया पेश आया, कुछ अनापरस्ती के मैटर्स भी थे मगर इसमें डायलॉग का फुकदान था। अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने इख्तियारात शो करने के ऐसे ही कुछ वाकयात पेश करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान में जो ऊपर की सतह पर बहुत कुछ हो रहा है, लोग रोजाना देखते हैं, उस पर अब तो तनकीद भी करते हैं, तो इस तरह के वाकयात यकीनन इन्होंने एक आज नई बात की है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर लोग कुछ और ही समझते हैं, लेकिन इनका कहना है और यकीनन ऐसा ही है। अवाम, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप हैं असल स्टेक होल्डर। आपके पैसों से ये तमाम स्टेक होल्डर्स और इनके नीचे परवरिश पाने वाले तमाम जो अफसरान, अहलकारान, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, वो आप जो अवाम है स्टेक होल्डर्स, उन पैसों से पलते हैं, उन पर राज करते हैं, ऐशो इश्तर की जिंदगी गुजारते हैं। तो यकीनन अब आपको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और अपना हक इंसाफ की फराहमी आपको खुद हासिल करना होगी। अलहिजाज न्यूज से मैं हूं आकाश न्यूज।